नमस्कार मित्रों। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ते हुए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि यहाँ जितने भी आदिकाल के जितने भी ग्रंथ हमें मिलते हैं तो वो वीर गाथात्मक ग्रंथ है, इसलिए इनका नाम है वो वीर गाथा काल पड़ गया था। अब यहाँ से ये प्रश्न है वो नेट जेआरएफ में कई बार पूछा गया है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रासायन शब्द से हुई थी। देखिए, बताया अभी शुक्ल जी ने कि विशलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रासायन शब्द है वो बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रासायन शब्द के होते होते ये जो नाम है वो क्या पड़ गया था, रासो पड़ गया था, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रासों में कई ग्रंथ है जो हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहले है खुमान रासो। जो खुमान रासो है ये दलपति विजय का ग्रंथ है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि खुमान ने 24 युद्ध है वो किए थे और विक्रम संवत 869 से 893 ईस्वी तक का राज्य किया। यह समस्त वर्णन है वो दलपति विजय नामक किसी कवि में के रचित खुमान रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। पर इस समय खुमान रासों की जो प्रति है वो हमें प्राप्त होती है वह अपूर्व है और उसमें महाराजा प्रताप सिंह तक का वर्णन है, ऐसा शुक्ल जी हमें बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि यदि किसी खुमान से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई तो उसी के नाम पर खुमान रासों की रचना हुई होगी, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे है कि यह नहीं कहा जा सकता कि दलपति विजय है उसका असली जो नाम है वो खुमान रासो का असली जो खुमान रासो का रचयिता है अथवा या उसके पहले परिशिष्ट का यानी पहले भाग का वो रचनाकार हो सकता है। हम शुक्ल जी कहते हैं कि मुझे ये नहीं लगता कि जो ये इस खुमान रासो का असली जो है प्रवर्तक है या असली लेखक है, ये शुक्ल जी कहते हैं। आगे बात करते हैं विशल देव रासो की। विशल देव रासो नरपति नाल है की रचना है। नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ, जिसका उपनाम है विशल देव, उसका समकालीन था। इसमें विशल देव रासो नामक एक छोटा सा एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है जो लगभग 100 पृष्ठों का है, लिखा गया था। इसको ये जो ग्रंथ है ये हमें वीर गीत के रूप में देखने को मिलता है। यानी शुक्ल जी आगे बताते हैं कि अगर इसके निर्माण काल की हम बात करें कि इसका जो कालक्रम है वो क्या है, तो नरपति नाल ने एक जगह लिखा भी 1272 मंझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल्य रासायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। यानी इसका जो प्रकाशन है वो 1212 विक्रम संवत माना जाता है। 1212 विक्रम संवत माना जाता है। इसके आसपास ये जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। विसल देवरासु के 4 खंड है और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त होता है, जिसमें इसकी कथा है उसका सार तो इस तरह से है कि इसके 4 खंडों में है क्या। तो पहला जो खंड है उसमें मालवा के भोज परमार की पुत्री है राजमती से सांबर के विशल देव का विवाह होता है। ये पहले खंड में बताया गया है। भोज परमार की पुत्री राजमती है और सांबर के चौहान है वो सांबर के विशल देव जी चौहान है जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। ये प्रश्न 2017 सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि विशल देव का विवाह निम्न में से किस के साथ हुआ था। तो इसमें भोज परमार की पुत्री यानी राजमती और 3 नाम और थे जो इससे मिलते-जुलते ही थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विष्णुदेव का राजमती से रूठ करके उड़ीसा जाना और प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष तक रहना, ये भी दूसरे खंड में आती है। तीसरे खंड में बात है राजमती का विरह वर्णन है तथा विष्णुदेव का उड़ीसा से लौटना है। और चौथा खंड है उसमें भोज का अपनी पुत्री को अपने पिता अपने घर लीवा ले जाना और विसल देव का वहां जाकर के राजमती को फिर चित्तौड़ लाना, ये ऐसा कुछ वर्णन है वो चौथे खंड में दिया गया है।
आगे शुक्ल जी हमें ये बताते हैं कि इसमें 2 ही घटनाएँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक घटना तो क्या है विशल देव का विवाह होना और दूसरी घटना है वो उनका उड़ीसा चले जाना। ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि अजमेर के चौहान राजा विशल देव जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ के नाम से वो प्रसिद्ध हुए थे, बड़े वीर और प्रतापी थे और उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से उन्होंने खाली भी करवाया था। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन है। इनके राजकवि थे जिनका नाम था सोमदेव। उन्होंने एक ग्रंथ रचा था जिसका नाम है ललित विग्रहराज नाटक। ये संस्कृत में है और जिसका कुछ अंश है वो बड़ी-बड़ी शिलाओं पर आज भी खुदा हुआ देखने को मिलता है। ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार नेट जेआरएफ में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ऐसी की ऐसी पूछी जाती हैं कि ललित विग्रहराज नाटक या ललित विग्रहराज किसकी रचना है? तो राजकवि सोमदेव की रचना है। ललित विग्रहराज रचना की यानी किस विधा में है तो ये नाटक है और संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था। ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे हम बात करें पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसको रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हमारा हो जाता है। भाषा की परीक्षा करते देखते हैं तो वह साहित्यिक भाषा नहीं है, बिल्कुल राजस्थानी है। ये देखिए ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें जो भाषा लिखी गई है वो भाषा राजस्थानी है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि ललित विग्रहराज नाटक है उसकी भाषा है वो ये संस्कृत ग्रंथ था लेकिन इसमें जो भाषा का जो रूप देखने को मिलता है वो क्या है? तो आप बताएँगे कि इसका राजस्थानी भाषा है उसका रूप है देखने को मिलता है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि श्रेष्ठ काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी और उस भाषा को ही पिंगल भाषा कहा जाता था। एक पिंगल और डिंगल भाषा को लेकर के एक प्रश्न आता है, तो खड़ी बोली को क्या कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं पिंगल, ठीक है? और इसमें हिंदी भाषा के साथ-साथ राजस्थानी भाषा मिली हुई होती है, इसलिए इसको पिंगल कहते हैं। आगे हमें शुक्ल जी बताते हैं कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर के एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ये तो थी हिंदी, खड़ी बोली हिंदी और खड़ी बोली हिंदी जो रूप था ब्रज के ये बताते हैं शुक्ल जी कि प्रादेशिक बोलियों के साथ-साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर के एक सामान्य साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हुई जिसको चारणों ने पिंगल नाम से उसको पुकारा और अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्यिक रूप में थी, उसको हम कहते हैं डिंगल। तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी जो भाषा है सॉरी अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा जो साहित्य में आई उसको डिंगल कहते हैं। अच्छा आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कि साहित्य से संबंध रखती हैं, वीर और श्रृंगार का मेल है वो देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग दोनों तरह के गीत गाए जाते हैं विशल देवरासों में, ऐसा शुक्ल जी हमें बताते हैं। आगे हम इन ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले हमें एक ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा, वो ग्रंथ है चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया और पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई का समय पूछ लेते हैं, कई बार समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से इनको क्रमबद्ध रखिए, ऐसा प्रश्न नेट जीआरएफ में बहुत पूछे जाते हैं। तो चंद बरदाई का विक्रम संवत 1200
25 से लेकर के 1249 विक्रम संवत तक इनका समय माना जाता है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंद बरदाई हैं और उनका प्रथम महाकाव्य कौन सा है आचार्य शुक्ल के अनुसार? तो है पृथ्वीराज रासो। ये याद रखना है, ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है और दोनों ने एक ही दिन में इस संसार को छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं थे बल्कि उनके एक अच्छे मित्र थे, सखा थे और उनके अच्छे एक सामंत भी थे, ऐसा शुक्ल जी है वो बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय जिनको सर्ग या अध्याय के नाम से जाना जाता है, वो इतने अध्यायों में इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। इसमें कई तरह के छंद मिलते हैं जिसमें कवित है जिसको छप्पे छंद कहते हैं, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है और घाइया है ना, जिसको गाहा या गाथा कहते हैं और आर्या, इस प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पीछे भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो है इसको कितने समय में विभाजित किया गया है? तो 69 इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासो में है या नहीं है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इन 6 जो छंद यहाँ दिए गए हैं, एक तो कविता है, दूहा है, तोमर है, तोटक है, गाहा है और आर्या है, इतने ही जो छंद है वो देखने को मिलते हैं। ये मुख्य छंद है। इसके बाद शुक्ल जी बताते हैं कि जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उनका पिछला भाग है वो बाण के पुत्र ने उसको पूरा किया था। आनंद कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है जिसका कुछ भाग रह गया था, जिसको बाण भट्ट के पुत्र ने उसको पूरा किया था। वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी कुछ भाग बच गया था जिसमें जिसको चंद्रवरदाई का पुत्र है जलहण, इसने इसको पूर्ण पूर्ण किया था, ऐसा माना जाता है। एक जगह ये बात पुस्तक में कहीं इस पृथ्वीराज रासो पुस्तक में स्वयं उनके हाथ से लिखी भी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा कि पुस्तक जलहण हत देर चली गज्जन रिपकाज, की पुस्तक है वो जलहण के हाथ में दे करके और गजनी किसी विशेष कार्य के लिए, राजा के काम के लिए, और चंद्रवरदाई है वो वहां से चल पड़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में अब्बू के यज्ञ कुंड से 4 क्षत्रिय कुल की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। यानी ये भी बताया गया कि क्षत्रिय वंश है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और पृथ्वीराज चौहान को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ तक का संपूर्ण वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र थे और अर्णोराज के पौत्र थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। सोमेश्वर का विवाह है वो दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्या थी, एक तो सुंदरी थी, एक कमला थी और सुंदरी का विवाह है वो कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था। इस संयोग से जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई थी। देखिए, सुंदरी का विवाह तो कन्नौज का राजा था विजयपाल, उसके साथ हुआ था और पृथ्वीराज ये जो दूसरी जो लड़की थी सुंदरी, उसका विवाह है वो सोमेश्वर के साथ हुआ था। तो सोमेश्वर का विवाह तो सुंदरी के साथ सॉरी कमला के साथ हुआ था और सुंदरी का जो विवाह है वो कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ था और ये संयोग होने के कारण जयचंद राठौड़ हैं वो इस में
यानी इस संपूर्ण प्रकरण में घुसाया था। अब क्या था कि दूसरी जो कन्या है, उस कमला का विवाह है, वो अजमेर के राजा सोमेश्वर के साथ हुआ था। और जिसका पुत्र था, कमला का जो पुत्र था, वो पृथ्वीराज चौहान था। अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया था। अनंगपाल ने, यानी अनंगपाल के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने नाती यानी अपने जो लड़की है उसका जो बेटा है उसको गोद ले लिया था, यानी द्वैते को गोद ले लिया था, जिससे अजमेर और दिल्ली का जो राज था वो एक हो गया था। यानी अजमेर में तो चौहानों का साम्राज्य था ही था, लेकिन दिल्ली में अनंगपाल का जो साम्राज्य था। अब अनंगपाल के से ने जब अपने नाती को गोद ले लिया था, तो अजमेर और दिल्ली एक हो गए। अब जयचंद को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसने एक दिन राजसूय यज्ञ किया था, और राजसूय यज्ञ में सब राजाओं को यज्ञ में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया था। और इस यज्ञ के साथ ही अपनी जो कन्या है संयोगिता, उसका स्वयंवर भी रच दिया था। किसने? जयचंद ने। लेकिन पृथ्वी संयोगिता है वो पहले से पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। तो राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पर पृथ्वीराज नहीं आए, क्योंकि उनको बुलाया ही नहीं गया था। इस पर जयचंद ने चिढ़ करके, यानी क्रोध में आकर के, पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति यानी स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी थी, यानी द्वारपाल के रूप में उसको खड़ा कर दिया था। ये जब देखा संयोगिता ने, तो संयोगिता का जो अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज चौहान के साथ था। अतः जब वह जयमाला लेकर के और रंगभूमि में आई थी, तब उसने पृथ्वीराज की मूर्ति को देखा जो द्वार के ऊपर खड़ी थी। उस मूर्ति के गले में माला डाल दी थी। इस पर जयचंद ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और गंगा के किनारे महल में भेज दिया था कि आज के बाद तू इस राज दरबार में नहीं रह सकती। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर के यज्ञ है उसका विध्वंस कर दिया, और फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर के और संयोगिता से गांधर्व विवाह किया। अब गांधर्व विवाह प्रेम विवाह कहते हैं, जिसमें प्रेम के कारण लड़की का हरण करके ले जाना गांधर्व विवाह होता था। पहले जैसे पौराणिक ग्रंथों में हमारे 8 प्रकार के विवाह है, उनका वर्णन किया जाता है। आज हम जो विवाह करते हैं, जैसे किसी कन्या को, जैसे लड़के के घर वाले हैं वो देख करके, और उसके बाद में जिसको अगर अंग्रेजी में एंगेजमेंट मैरिज कहते हैं, हमने लव मैरिज नहीं, तो वो जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह होता है। उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। तो ये जो प्रेम के माध्यम से किसी लड़की को उठा करके ले आना, ये गांधर्व विवाह होता था। और अंत में वे उसे हर ले गई, यानी वापस है उनको वहां से चुरा करके, या कैसे ही उनको जाल में डाल करके सहयोगिता को वापस ले गए। अच्छा अवसर देख कर शहाबुद्दीन ने उस राज सिंहासन की ओर रुख किया, पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसको छोड़ दिया था। बार बार चढ़ाई करता रहा, और अंत में पकड़ करके और गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद की भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया, जिसके कारण साबुदी ने उसको मार दिया गया, और फिर दोनों एक दूसरे को मार करके और मर गए थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इनका जन्म भी है वो एक साथ हुआ था, और इनका निधन है वो भी एक साथ हुआ था। पृथ्वीराज की राजसभा में एक कश्मीरी कवि थे। उस कश्मीरी कवि का नाम जयानक मिलता है। इसने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा था संस्कृत भाषा में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज विजय है,
ये किसका ग्रंथ है? तो ये जयानक का ग्रंथ है। ये कश्मीर के रहने वाले थे। संस्कृत भाषा में इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। पर जो पूरा कहीं मिलता नहीं है, उसमें दिए गए संबंध तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती हैं। उसमें पृथ्वीराज चौहान है, उसकी माता का नाम कर्पूर देवी मिल लिखा गया है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख में भी किया गया है। लेकिन अगर हम देखें, पृथ्वीराज की माता का नाम तो कमला जो है पृथ्वीराज रासो के अनुसार देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पृथ्वीराज ये पूछा जा सकता है पेपर में कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था? तो कर्पूर देवी था। और चंद्रवरदाई जो है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें उसकी माता का नाम क्या है? कमला है। आगे इसी के संबंध में हम आगे पढ़ते हैं। शुक्ल जी बताते हैं कि महामहोदय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से लेकर के 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा चुका है, जा चुका है और पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो में के पद्मावती समय के कुछ पद और नमूने हैं, वो यहाँ देखने को मिलते हैं कि हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उददी दुर्ग सुदेश। ये चंद्रवरदाई की पंक्ति है। नेट जेआरएफ में पूछी जाती है ये, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हर तीसरे पेपर में ये देखने को मिलती है। मनहु कला ससभान कला सो लैसो बनी है। ये चंद्रवरदाई की पंक्ति है, पृथ्वीराज रासो से ली गई है। आगे हमारे अगले जो कवि है वो है भट्ट केदार। भट्ट केदार या उसको मधुकर कवि के नाम से भी जाना जाता है। भट्ट केदार को इसका समय है वो विक्रम संवत 1224 से 1243 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जिस प्रकार चंद्रवरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया गुण गाया है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, वो लिखा गया है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसी प्रकार जयमैंग जस चंद्रिका नामक एक ग्रंथ है, नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। मधुकर कवि के द्वारा इसको लिखा गया है। और इस मधुकर कवि ने जयमैंग जस चंद्रिका लिखा, यानी जयचंद की प्रशंसा में इन्होंने लिखा था। पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। न तो न तो जयमैंग जस चंद्रिका ग्रंथ मिलता है और न जयचंद प्रकाश ग्रंथ मिलता है। आगे जो है शुक्ल जी बताते हैं कि केवल इनका उल्लेख है वो सिंधायच दयालदास कृत राठौड़ानी खयात उसमें देखने को मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित आज भी रखी गई है। आगे शुक्ल जी है वो बताते हैं कि आगे जो हमारे कवि हैं जगनिक, जिन्होंने प्रमाल रासो लिखा था, संमत 1230 ईस्वी के आसपास की बात है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर, जिनका एक का नाम था आल्ला और दूसरे का नाम था उदल, उदल को उदय सिंह के नाम से जानते हैं, कि वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा है, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि उत्तरी भारत में आज वो ग्रंथ कहाँ है, इनका आज तो अत्ता पत्ता नहीं मिलता, लेकिन ये गीत आल्ला के नाम से बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जो बरसात के समय गाए जाते हैं। और इसमें एक पंक्ति है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में पूछी जाती है, जगनी की है कि 12 बरिस ले कुकर जिएर ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिएर आगे जीवन को धिक्कार। यानी वो कहते हैं कि 12 वर्ष तक केवल कुत्ता जीवित रहता है और 13 वर्ष है वो सियार यानी लोमड़ी जो है वो जीवित रहती है, और 18 वर्ष है वो केवल क्षत्रिय जो होता है वो केवल 18 वर्ष तक जीवित रहता है। उसके आगे अगर वह जीवित रहता है तो उसको जीने के लिए धिक्कार है, यानी
18 वर्ष तक वह अपनी वीर गति को प्राप्त करके और युद्ध भूमि में भी अपने प्राण त्याग देता है, वही असली वीर होता है। ये जगनी के द्वारा कहा गया कथन है। आल्ला जो खंड है उसका प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा उसका प्रमुख केंद्र है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास इनका आज भी चलन है। आज भी आल्ला खंड के गीत है वो गाए जाते हैं। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण जो लोग हैं वो आल्हा खंड कहते हैं। चंदेलों की वीरता का वर्णन भी इसी ग्रंथों में लिखा गया है। आल्हा और उद्दल परमार के सामंत थे और वनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह है वो आल्हा खंड के नाम से छपा भी है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जो कलेक्टर थे जिनका नाम था मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह है करके छपवाया था। आगे हमारे कवि हैं अगले श्रीधर। श्रीधर का समय है वो 1454 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1454 विक्रम संमत सॉरी विक्रम संमत में इन्होंने रणमन छंद नामक एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था। इसमें इस ग्रंथ का वर्ण्य विषय क्या है कि जिसमें इडर का राठौड़ राजा रणमल की वीरता, उसकी विजय का वर्णन है और उसके साथ साथ पाटन के सूबेदार जफर खां पर इसने वीरता जो प्राप्त की है उसका भी वर्णन देखने को मिलता है। कुछ एक पंक्ति दी गई है जो महत्वपूर्ण है। ढम ढही ढम ढमकार ढंकार ढोल ढोली जंगिया। ये इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो पेपर में पूछी जाती है। आगे हम अगर बात करें तो हमारा चौथा प्रकरण है वो शुरू होता है और शुक्ल जी कहते हैं कि जो वीर गाथात्मक काव्य यानी रासो आदि के अंतर्गत जो रचनाएं नहीं आती हैं ऐसी रचनाओं को शुक्ल जी फुटकल रचनाओं के रूप में रखते हैं। और फुटकल रचनाओं के रूप में हमें दो ही प्रसिद्ध कवि हैं उनकी कविता रचना है उनको पढ़ना है जो फुटकल कविता के अंतर्गत आते हैं। इनमें वीर गाथात्मकता से संबंधित किसी तरह का कोई काव्य नहीं लिखा है। तो इसमें दिल्ली का एक तो खुसरो मियाँ यानी अमीर खुसरो है और दूसरा तिरहुत के जो निवासी हैं जिनका नाम है विद्यापति। इन दो की सामग्री मिलती है। ये पेपर में पूछा गया था एक बार कि जो फुटकल रचनाओं के संबंध में कौन-कौन से जो कवि हैं वो आते हैं, तो केवल अमीर खुसरो और विद्यापति 2 आते हैं। इसके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री हमें देखने को मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जन साधारण के बीच में कहे सुने जाने वाले गीत पद्य आदि रक्षित करने रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं था। पश्चिम की बोलचाल गीत मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में भी देखने को मिलता है। अमीर खुसरो के विषय में हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज की मृत्यु लगभग 1249 ईस्वी विक्रम संवत के आसपास हुई थी। उसके 90 वर्ष पीछे अमीर खुसरो ने संवत 1340 ईस्वी के आसपास रचना करनी आरंभ कर दी थी। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर के अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना इन्होंने देखा था। ये फारसी के बहुत अच्छे जो है गद्यकार थे और अपने समय के एक नामी कवि हुआ करते थे। 1389 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पहेलियां और मुकरियां बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। उनमें उक्ति व चित्रे की प्रधानता थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं और उनकी जो उक्तियां हैं या पहेलियां हैं उनका वर्ण्य विषय क्या है? तो उक्ति व चित्रे की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। यद्यपि कुछ रसीले गीत हैं और दोहे भी इनमें कहे जाते हैं। आगे है काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शोर सेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आ रहा था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी बोली में होती थी उनमें से जनता के बीच में प्रचलित पदों तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज भाषा की ओर झुकी हुई रहती थी।
आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा है वो देखने को मिलती है। एक तो ठेठ खड़ी बोली बोलचाल की पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सूखने ये सखुने नहीं है, सूखने हैं, 2 सूखनों में देखने को मिलती है। यद्यपि इनमें से कहीं-कहीं ब्रज भाषा की झलक भी देखने को मिलती है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज और मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध बात यही है कि तम्बाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ था। इससे पहले तम्बाकू का व्यापार नहीं होता था। उनकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी में थी, जिसमें तम्बाकू का जिसके बाद तम्बाकू का एक नाम चल पड़ा था, जिसका नाम सुरती या सुरती देखने को मिलता है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि उनका ढांचा कवियों और चारणों का व्यवहित प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिस करके इतनी चिकनी हो गई थी कि जिसमें जितनी है वो उनकी पहेलियों में देखने को मिलती है। खुसरो ने प्राय 2 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी है, उसकी हस्तलिखित प्रति भी है। इसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए हुए राजस्थानी है, पर इसमें पुराने नमूने हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। जो खुसरो के पहले कबीर की जो हस्तलिखित प्रति मिली थी, उसमें पंजाबी भाषा के साथ-साथ राजस्थानी भाषा के नमूने भी देखने को मिलते हैं, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। पुराने आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जो यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की स्वाभाविक भाषा है वो घिस करके बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी, जिस रूप में खुसरो में देखने को मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान है वह बोलचाल की भाषा में अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान है वह बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर है वो उपदेशक थे, धर्म उपदेश देते थे। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा वो अधिक लिया करते थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ये शुक्ल जी का कथन है जो पेपर में पूछा जाता है। नीचे अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां दी गई है, जिसमें इनका तो केवल मनोरंजन करना ही था, तो ऐसे कोई फुटकल जो पहेलियाँ हैं या दोहे हैं, ये कहा करते थे कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें से एक न गिरे। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ अगर हम देखें तो आकाश होता है। फिर ये नेट में पूछा गया था, एक नार ने अचरज किया और सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यो-ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये दिया बाती को कहा गया है कि सांप जो है वो बत्ती को कहा गया है और उसमें दीपक में जो तेल भरा होता है यानी दीपक को दिया मान लिया गया यानी अ, पिंजरा मान लिया गया एक। आगे है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए खुसरो उसके बल 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 जाए। ये पजामे के लिए उन्होंने कहा है। अर्थ तो इनका बुझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, तो कहने का मतलब है जो अर्थ इसका पूछेगा मुख देखने से दर्पण में मुख दिखाई देता है। ऐसा ऐसी है इनकी पहेलियां हैं। आगे आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इनके साथ साथ ब्रज भाषा का भी रूप देख लीजिए, ये भी अमीर खुसरो की पंक्ति है। चूक भई कुछ बासों ऐसी देश छोड़ भयो परदेसी, ये भी खुसरो की है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक नार पिया को भानी, तन बाको रागरा ज्यों पानी, ये ये भी जो है खुसरो की पंक्ति है। आगे खुसरो जी ने और भी पंक्तियां लिखी हैं जो महत्वपूर्ण है कि चाम मास बाके नहीं नेक, ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, पेपर में पूछी जा सकती है। आगे ये तो जो हमने खुसरो जी की कुछ पंक्तियां देखी, उन्हीं की कुछ पंक्तियां हैं वो अ, ब्रज भाषा में भी हम देखते हैं, यानी मुख्य प्रचलित जो काव्य भाषा थी उसमें भी देखते हैं, तो उसमें ज्यादा तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 3 पंक्तियां हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो पेपर में पूछी जाती है।
देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। यानी ये पूरी पंक्ति तो यह है, उज्जल वरण अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। ये नेट में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं। आगे है, खुसरो रैन सुहाग कीर जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू कोर दोऊ भय एक रंग। ये नेट में पूछी जाती है। कोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौं देश। यानी ये भी नेट में पूछी जाती हैं। ये तो पंक्ति बहुत बार नेट में पूछी जाती हैं कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, यानी ये पूछी जाती है। आगे है, खुसरो जी की एक पंक्ति देखने को मिलती है जो पेपर में हर बार पूछ ली जाती है कि मोरा जोबन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सोनी सेज डरावनी लागे विरहा अग्नि मोई मोई, मोई डस डस जाए। ये खुसरो की पंक्ति है, ये पेपर में पूछी जाती है। आगे खुसरो जी की एक पंक्ति और है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये भी खुसरो जी की पंक्तियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, नेट में पूछी गई हैं। आगे है, विद्यापति, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। यानी मिथिला भाषा में ये रचना लिखते थे, कोयल की भांति बोलते थे। यानी कोयल की भांति इनकी भाषा जो बहुत अधिक मीठी थी, इसलिए इनको विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली हुई होने के कारण हिंदी से अलग भाषा माना। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का साहित्य है वो एक जैसा ही होता, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। और शुक्ल जी आगे कहते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति जो है वो पदावली जो है उसके ऊपर भी अधिकार रखता है। तो विद्यापति की पदावली जो पंक्ति है और विशल देवरासो जो ग्रंथ है वो हमने पढ़ा था कि विशल देवरासो है वो किसकी रचना है, प्रमाल रासो जगनी की है और ये दलपति विजय की रचना है, ऐसा हमने पढ़ के आए हैं पीछे। आगे विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायक और नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को दिखाया गया है। ऐसी की ऐसी पंक्ति पेपर में पूछी जाती है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति हैं वो सेव थे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भगत के रूप में नहीं की। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये शुक्ल जी की पंक्ति है। ये कथन और कारण में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पंक्ति है, शायद ही ऐसा कोई हिंदी का व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता कि ये पंक्ति है तो अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ा करके जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को देख करके भी। ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, हर बार पेपर में ये देखने को मिलती है। इस संबंध में यह अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए हमें कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित की गई है उसी रूप में उसको ग्रहण भी किया जाता है और उसी रूप में गोलोक में नित्य ये मानी भी गई है, जहाँ वृंदावन यमुना निकुंज सखा गोपिकाएं इत्यादि सब नित्य रूप में ये देखने को मिलती हैं। विद्यापति हैं वो संबत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के समय ये वर्तमान में थे। और इनकी एक पंक्ति है जो नेट में पूछी जाती है, सरस बसंत समय फल पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, काली कहल पिए सांझई रे, जाबी मई मारू देश। ये भी विद्यापति की पंक्ति है। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज अमीर देव के समय से तक ही हमें समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था। हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्तियां बदलने लगी और विचारधारा भी दूसरी ओर से चली आई थी। इसलिए अमीरदेव चौहान के समय तक इसका समय है वो अभी मानना चाहिए।
आगे शुक्ल जी हैं वो हमें बताते हैं कि उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर से और जो ध्यान हुआ, जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म को भी विचलित न होने दे। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही है कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, यह यद्यपि आगे चल करके मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वदा सूखी हुई नहीं पाते हैं। ये शुक्ल जी की पंक्ति है, पेपर में पूछी जा सकती है। तो मित्रों, आज जो हमारा हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से, वो पूर्ण हो गया है। हम आगामी जो वीडियो है उसमें भक्ति काल को पढ़ने वाले हैं। और आप अगर ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे साथ अगर पढ़ते रहेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि लगभग 15 से 20 दिन में आप हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण लाइनें हमें क्या पढ़ना है, उसको रेखांकित आप कर सकते हैं। और रेखांकित करेंगे तो बाद में पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और ऐसे करके हम हैं, वो संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।